हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा इंश्योरेंस लॉ पे था, उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेटलमेंट ऑफ क्लेम एंड पेमेंट ऑफ मनी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो मनी है, जो पेमेंट है, वो किस तरह से रिकवर होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने क्लेम के बारे में पढ़ा। अब हमारे लिए ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि एक क्लेम का सेटलमेंट किस तरह से किया जाता है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। एक अच्छी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करना, उसका सिलेक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सूटेबल हो। उसी तरह से क्लेम का भी प्रॉपर सेटलमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक पॉलिसी के लिए। क्लेम वो दावा है जिसे इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरेंस कंपनी के लिए करता है, उसके विरुद्ध करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एक प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सेकंड, प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। संतोषजनक और एक उचित क्लेम सेटलमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। A claim is the payment made by insurer to the insured on event occurred. क्लेम वो मूल्य होता है, वो पेमेंट होता है जो इंश्योरर द्वारा दे होता है या इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दे होता है इंश्योर्ड पर्सन को, बीमित व्यक्ति को। अब उस क्लेम का सेटलमेंट किस तरह से किया जा सकता है, या वो क्लेम्स हैं, वो दावे हैं, कितने तरह के हो सकते हैं, उसे हम आगे पढ़ते हैं। क्लेम्स हमने यहाँ बता रखे हैं जो कि 3 तरह के हैं: मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम एंड राइडर क्लेम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्लेम करने से पहले इंश्योर्ड पर्सन को या क्लेमेंट को किन बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत आवश्यक है उन बातों को जानना। सबसे पहले, वेदर द पॉलिसी इन फोर्स, क्या जिस इंश्योरेंस के लिए आप क्लेम कर रहे हैं वो उस फोर्स में है या नहीं, वो उस तरह की शक्ति रखती है या नहीं। जो आपकी पॉलिसी है, जो दावा आप पेश कर रहे हैं, वो दावा रखने के लिए जो आपकी पॉलिसी है वो लागू होती है या नहीं। वेदर द पॉलिसी होल्डर परफॉर्म हिज पार्ट, हम चाहते तो हैं हमें इंश्योरेंस कंपनी जल्दी से क्लेम दे दे या क्लेम का अमाउंट दे दे, लेकिन यदि हमने हमारा जो पार्ट है, हमारा जो रोल है, उसे ही कंप्लीटली हमने पूरा नहीं किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व नहीं बनता है कि वो हमें क्लेम का अमाउंट दे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हमारे पार्ट को अच्छी तरह से परफॉर्म करें। वो पार्ट किस तरह का हो सकता है? प्रीमियम पे करना हो, कोई फ़ाइन पे करना हो, लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे करना हो, लोन पे करना हो, या पॉलिसी से जुड़ी हुई बातें जो एक इंश्योर्ड पर्सन पर दायित्व बनाती हैं, वो उसको पूर्ण कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही वो इस तरह के क्लेम के लिए जो है कंपनी में अप्लाई कर सकता है, फाइल कर सकता है।
What are the obligations assumed under the contract? क्या इस तरह की बाध्यताएं उस पॉलिसी में अज्यूम की गई हैं, उस पॉलिसी में मानी गई हैं, उनके बारे में विचार करना होगा। Is there any assignment done under policy? क्या उस पॉलिसी को असाइन तो नहीं किया गया है, क्या उस पॉलिसी को ट्रांसफ़र तो नहीं किया गया है, वो बातें भी जानना जरूरी है एक दावा पेश करने से पहले। Whether all the premiums are paid? सबसे आवश्यक, क्या आपने अपने जो प्रीमियम का भुगतान है वो इंश्योरेंस कंपनी को पूर्ण रूप से कर दिया है या नहीं, या आप दावा पेश कर रहे हैं उससे पूर्व तक का प्रीमियम जो है आपने इंश्योरेंस कंपनी को चुका दिया है या नहीं। यदि इन बातों में इंश्योर्ड पर्सन ध्यान नहीं देता है तो उससे उसके क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आती है, समस्या आती है और क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए सेटलमेंट से जुड़ी हुई बातें हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेथ क्लेम के बारे में। मृत्यु दावा, ऐसा दावा जो मृतक के परिवार, जो मृतक के उत्तराधिकारी, जो मृतक के नॉमिनी हैं वो पेश करते हैं। सबसे पहले इंटीमेशन ऑफ क्लेम, ऐसे दावे की सूचना जिन लोगों का मैंने अभी नाम बताया उनके माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी को दे दी जानी चाहिए। ऐसी सूचना देने का दायित्व जो है उन व्यक्तियों का बनता है जो मृतक से संबंधित है, जो उस इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित है, जो कि वो इंश्योरेंस कंपनी को देंगे। रिटर्न इंटीमेशन टू इंश्योरेंस कंपनी, अब इस तरह की सूचना, इस तरह का जो इंटीमेशन दिया जाना है वो इन रिटर्न होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। ऐसा आवेदन आपको लिखित में करना जरूरी है। सम बेसिक इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक जानकारियां, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके साथ में। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी नंबर, जो आपकी पॉलिसी है उसका नंबर, हर पॉलिसी का एक यूनिक नंबर होता है, वह पॉलिसी नंबर उसके साथ होना चाहिए। डेट ऑफ डेथ, ऐसी मृत्यु कब हुई है या इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु कब हुई है उसकी डेट का विवरण भी उसमें होना चाहिए। मृतक का नाम, कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण, मृत्यु के कारण का भी उल्लेख किया जाना जरूरी है। एंड प्लेस ऑफ डेथ, उस इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु कहाँ हुई है उसके बारे में भी उल्लेख किया जाना चाहिए। और इस तरह की अन्य जानकारियां जो आवश्यक है सूचना के लिए। डॉक्यूमेंटेशन, कुछ डॉक्यूमेंट इंश्योर्ड पर्सन की ओर से इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करने जरूरी होते हैं एक क्लेम सेटलमेंट के लिए। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके उत्तराधिकारियों, उसके नॉमिनी के द्वारा कर दिया जाना चाहिए, तभी एक प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट हो सकता है। फर्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डेथ, मृत्यु का प्रमाण पत्र। डेथ सर्टिफिकेट जो है उस व्यक्ति की मृत्यु की प्रमाणिकता है, इसलिए डेथ सर्टिफिकेट जो है इंश्योर्ड पर्सन के परिवार के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाना चाहिए। प्रूफ ऑफ एज, उम्र का सबूत या उसकी एज का प्रूफ, यदि उसने पहले इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा कोई प्रूफ सबमिट नहीं किया है तो उसे भी सबमिट करना जरूरी होगा। डीड्स ऑफ असाइनमेंट,
यदि उस पॉलिसी को असाइन किया गया है या असाइनमेंट किया गया है तो उसकी डीड भी इंश्योरेंस कंपनी को पहुंचा ही जानी चाहिए। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो आपकी पॉलिसी है उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज भी आपको उस इंश्योरेंस कंपनी को देने होते हैं। एनी अदर इफ रिक्वायर्ड, और अन्य कोई आवश्यक दस्तावेज या अन्य कोई आवश्यक सूचना जो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटलमेंट के लिए चाहिए, तो वो भी इंश्योर्ड पर्सन की ओर से या इंश्योर्ड पर्सन के परिवार संबंधित नॉमिनी उत्तराधिकारी की ओर से इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड की जाना जरूरी है एक प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट के लिए। अर्ली डेथ क्लेम, अभी हमने पढ़ा डेथ क्लेम के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं अर्ली डेथ क्लेम। अर्ली डेथ क्लेम मतलब पॉलिसी प्रारंभ होने के कुछ समय बाद ही इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाना अर्ली डेथ क्लेम, और इस तरह का अगर वो दावा पेश करता है तो उसे अर्ली डेथ क्लेम बोला जाएगा। उसकी एक सीमा है, यदि पॉलिसी जारी होने के 3 वर्ष के भीतर within 3 years of policy begin उस इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार संबंधित व्यक्तियों की तरफ से ऐसा दावा पेश किया जाता है तो उसे ही अर्ली डेथ क्लेम बोलेंगे। अब उसके लिए इन दस्तावेजों के अतिरिक्त और भी कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता है, वो हम आगे पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ हॉस्पिटल इफ एडमिट, यदि उस व्यक्ति को मृत्यु से पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है तो हॉस्पिटल का जो स्टेटमेंट है, हॉस्पिटल का जो विवरण है, ऐसे विवरण की जानकारी जो है इंश्योरेंस कंपनी को दी जानी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल अटेंडेंट, जिस डॉक्टर ने उस मृतक को अटेंड किया है या उसकी जांच की है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो कि इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना जरूरी होगा, जिसमें उसकी बीमारी या उसकी चोट से जुड़ी हुई जानकारियां होंगी। सर्टिफिकेट ऑफ क्रीमेशन, उसके दाह संस्कार से जुड़ा हुआ प्रमाण पत्र या उसके दाह संस्कार की प्रामाणिकता कि उस व्यक्ति को जो है जो भी रीति रिवाज हैं उस हिसाब से उसको किया गया है, तो ऐसा सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और उसे सत्यापित किया जाता है वहाँ मौजूद व्यक्तियों के माध्यम से जो व्यक्ति इस तरह के संस्कार में मौजूद थे। तो ऐसा प्रमाण पत्र भी, ऐसा सर्टिफिकेट भी इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करवाना आवश्यक होगा। इन स्पेशल केसेस हमने डेथ क्लेम पढ़ा, अर्ली डेथ क्लेम पढ़ा, उसके अलावा भी कुछ विशेष केस हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो इंश्योर्ड पर्सन है, यदि उसकी मृत्यु एयर क्रैश में हो जाती है, विमान दुर्घटना में, अगर हवाई विमान दुर्घटना में ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो एयरलाइन कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जिसमें जानकारी होगी कि इस व्यक्ति की मृत्यु इस क्रैश में हो चुकी है। सेकंड, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु एक शिप एक्सीडेंट में हुई है, एक जलयान दुर्घटना में हुई है, तो उनके द्वारा भी एक सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट जारी किया जाता है जो कि उनकी लॉग बुक में होता है। लॉग बुक वो होती है जिसमें उस जलयान से संबंधित समस्त जानकारियां लिखी जाती है, तो उसका एक्सट्रैक्ट भी जो है इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करवाना जरूरी होता है।
डेथ बाय मेडिकल कॉज, किसी मेडिकल कॉज की वजह से अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो भी कुछ अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता है, जो कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट हो सकता है या उसके उपचार का रिकॉर्ड, उसके ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, जो इंश्योरेंस कंपनी को एक सेटलमेंट ऑफ क्लेम के लिए प्रोवाइड करना जरूरी है। नेक्स्ट, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड और अननोन कॉज। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में, मर्डर में या आत्मदाह, आत्महत्या, सुसाइड और अन्य किसी ऐसा कारण जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो पुलिस द्वारा इन सब की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो एक रिपोर्ट होती है, पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट, जो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना जरूरी होती है इंश्योर्ड पर्सन की ओर से। पंचनामा जो कि पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है, वो पंचनामा भी इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करना जरूरी है। एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इंश्योर्ड व्यक्ति के परिवार की ओर से एक क्लेम सेटलमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करना जरूरी है। इतना सब होने के बाद में, या हम कहें सबमिशन ऑफ रिकॉर्ड या सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन करने के बाद में क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाती है। क्लेम का सेटलमेंट होना प्रारंभ हो जाता है क्योंकि आपने सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दिया है। अब ये सेटलमेंट प्रक्रिया इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए, एज पर द रेगुलेशन 8 ऑफ IRDA। Insurer required to settle claim within 30 days। ऐसे क्लेम का सेटलमेंट IRDA रेगुलेशन के अकॉर्डिंग 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना आवश्यक है, यदि आपने समस्त जो इंश्योरेंस कंपनी की आवश्यकता है, जो दस्तावेजों की आवश्यकता है, उन्हें पूर्ण कर दिया है। तो यदि क्लेम इस तरह का है कि उसमें आगे जांच किया जाना जरूरी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जानी जरूरी है, तो इस तरह का क्लेम सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अधिकतम 6 माह के भीतर कर दिया जाना चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर कर दिया जाना चाहिए। और इतना होने के बाद में जो आपका अमाउंट है उसका कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता है। उस कैलकुलेशन में सभी बातों पर नज़र रखी जाती है कि आपने प्रीमियम पे कर दिया है, आपके ऊपर कोई लोन था, आपने इंश्योरेंस कंपनी से कोई लोन लिया था, उसे आपने पे कर दिया है कि नहीं पे किया है। इन सभी बातों पर जानकारी एकत्रित करने के बाद में जो आपको आपका जो क्लेम अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पे कर दिया जाता है। तो हमने पढ़ा सबसे पहले डेथ क्लेम। अब आगे चलते हैं सेकंड, मैच्योरिटी क्लेम। मैच्योरिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी कि मैच्योरिटी किसे कहेंगे, एक अवधि जो पूर्ण हो चुकी है उस इंश्योरेंस को लेकर, उस बीमा को लेकर, तो उसे ही मैच्योरिटी कहा जाएगा। और उससे संबंधित जो दावा है उसे मैच्योरिटी क्लेम या मैच्योरिटी दावा कहा गया है। सबसे पहले उसके लिए आवश्यक है डेट ऑफ मैच्योरिटी। इस तरह का दावा अगर आप पेश कर रहे हैं तो उसकी मैच्योरिटी हो जानी चाहिए, उस पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट आ जानी चाहिए, उसके बाद ही इस तरह का दावा जो है वो किया जाता है। एडवांस इंटीमेशन, इस तरह के क्लेम के लिए
जो एडवांस में ही है इंटीमेशन भेज दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपको या उस इंश्योर्ड पर्सन को। डिस्चार्ज फॉर्म और उस एडवांस इंटीमेशन के साथ में एक डिस्चार्ज फॉर्म जो है वो भी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा आपको भेजा जाता है। उस डिस्चार्ज फॉर्म को आपको फिल करना होता है, उस डिस्चार्ज फॉर्म को आपको कंप्लीट करना होता है और उसे आपको सबमिट करना होता है इंश्योरेंस कंपनी में। उसके अलावा कुछ अन्य दस्तावेज भी हैं जिन्हें आपको इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करना होगा। ओरिजिनल पॉलिसी, आपकी जो ओरिजिनल पॉलिसी है वो आप सबमिट करेंगे। आईडी एज प्रूफ इफ रिक्वायर्ड, अगर ऐसी आवश्यकता है, आपने पहले सबमिट नहीं किया है तो आपको एज प्रूफ और आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से सबमिट करना होगा। असाइनमेंट, अगर इस तरह कोई असाइनमेंट आपने किया है तो उसकी डीड भी आपको सबमिट करनी होगी। इन दस्तावेजों के पूर्ण कर देने के बाद में और डिस्चार्ज फॉर्म कंप्लीट कर देने के बाद में आपको जो है आपका क्लेम अमाउंट पे कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो पे कर दिया जाता है, जो कि एक अकाउंट पे चेक के माध्यम से किया जाता है। इस तरह के सभी भुगतान जो है इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से अकाउंट पे चेक के माध्यम से किए जाते हैं। इफ डेथ, ऐसा इंश्योर्ड पर्सन, ऐसा बीमित व्यक्ति जिसकी पॉलिसी मैच्योर हो चुकी है, आफ्टर मैच्योरिटी एंड बिफोर रिसिप्ट ऑफ डिस्चार्ज, जिसकी मैच्योरिटी आने के बाद और डिस्चार्ज रिसिप्ट पाने के बीच में मृत्यु हो जाती है, तो उसे भुगतान किस तरह से किया जाएगा? उसे भुगतान किया जाएगा या उसके लिए भुगतान किया जाएगा उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, जो नॉमिनी हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, उन सभी संबंधित व्यक्तियों में से किसी एक को उस पॉलिसी का भुगतान कर दिया जाएगा। यदि वो बीमित व्यक्ति मेंटली इल है, मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक विक्षिप्त है, तो उसके लिए एक गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा जो कि कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए। कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड गार्जियन को ही इस तरह का भुगतान किया जाएगा, इस तरह का पेमेंट किया जाएगा। हमने पढ़ा मैच्योरिटी क्लेम। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं राइडर क्लेम। राइडर क्लेम के लिए पहले आपको जानना जरूरी होगा राइडर क्या है। राइडर उस पॉलिसी की कुछ विशेषताएं हैं या उस पॉलिसी के कुछ अतिरिक्त लाभ हैं जो आपको दिए जाते हैं, जो किस तरह के हो सकते हैं। एक्सीडेंटल राइडर हो सकता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर हो सकता है, हॉस्पिटल कैश राइडर हो सकता है, वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर हो सकता है, या अन्य कोई इस तरह का राइडर हो सकता है जो एक पॉलिसी के साथ में आपको दिया जाता है एक पॉलिसी में। अलग अलग तरह के राइडर जो हैं उनके लिए जो क्लेम प्रोसीडिंग है वो भी अलग अलग तरह की ही है। इन आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त कुछ आवश्यकताएं हैं जो उस क्लेम के लिए पूर्ण की जानी जरूरी है। सबसे पहले क्लेम फॉर्म एंड पॉलिसी कॉपी। इस तरह का दावा अगर आप कर रहे हैं, इस तरह का दावा अगर आप पेश कर रहे हैं, तो उसके लिए जैसी औरों में भी आवश्यकता है वैसी आवश्यकता यहाँ है कि आपको एक क्लेम फॉर्म फिल करना होगा, उसे सबमिट करना होगा, और उस क्लेम फॉर्म के साथ में आपको आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कॉपी है वो भी सबमिट करनी होगी। बात कर लेते हैं कि यदि क्रिटिकल इलनेस राइडर है, फॉर क्रिटिकल इलनेस राइडर, तो उसके लिए अहम दस्तावेज या आवश्यक दस्तावेज क्या है? उसके लिए आवश्यक दस्तावेज है मेडिकल डॉक्यूमेंट। जो उसकी बीमारी से संबंधित दस्तावेज हैं वो आवश्यक है कि अगर वो किसी गंभीर बीमारी से जुड़ी हुई राइडर के लिए या ऐसा दावा जो उसकी गंभीर बीमारियों से जुड़ा हुआ है पेश कर रहा है, तो जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट जरूरी हैं।
फॉर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। दुर्घटना में कोई अपंगता के लिए कोई राइडर है और उसके लिए कोई दावा अगर किया जा रहा है तो उसके लिए जरूरी है एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ FIR, प्रथम सूचना रिपोर्ट की जो कॉपी है वो इंश्योरेंस कंपनी को आवश्यक है उस क्लेम के सेटलमेंट के लिए। फोटोग्राफ्स, उस डिसेबल पर्सन के कुछ फोटोग्राफ्स इंश्योरेंस कंपनी के लिए आवश्यक है जो उसकी प्रामाणिकता करे। डॉक्टर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, इस तरह की डिसेबिलिटी के लिए जो है डॉक्टर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है जो कि पेश किया जाना जरूरी है एक प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट के लिए। एंड ओरिजिनल बिल्स, और आप जिस चीज़ के लिए दावा कर रहे हैं उसके बिल्स भी जो हैं इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करना जरूरी है। एंड नेक्स्ट फॉर हॉस्पिटल कैश राइडर, अगर हॉस्पिटल कैश अगर बीमारी से जुड़ा हुआ जो आपने पैसा खर्च किया है उस अमाउंट को आप पाना चाहते हैं, उस अमाउंट को रिकवर करना चाहते हैं तो आपको उससे संबंधित दस्तावेज अर्थात मेडिकल डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सबमिट करने होंगे। और इतने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद में आपका क्लेम सेटलमेंट शुरू हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन के बाद में या अमाउंट के कैलकुलेशन के बाद में आपको जो है वो अमाउंट पे कर दिया जाता है बाय अकाउंट पे चेक। तो आज हमने सेटलमेंट ऑफ क्लेम के बारे में जाना कि एक क्लेम को किस तरह से सेटल किया जा सकता है और इंश्योरेंस कंपनी किस तरह से भुगतान हमें देती है। यदि हमें इन बातों की जानकारी हो तो हमें क्लेम सेटलमेंट के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक इट। थैंक यू। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.